हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो फिर से वापस चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अब हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। इस बार हमारे जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो ऐसा है जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। अब कंपनी की बैलेंस शीट में डिफरेंस क्या है? कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखो तो ऊपर लिखा हुआ है पार्ट वन। तो ये हमेशा पार्ट वन ऑफ शेड्यूल थ्री उसके हिसाब से बनता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका ये स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट मतलब फॉर्मेट। यहाँ पे लिखते हैं पहले कंपनी का नाम। तो कोई भी कंपनी का नाम जिसके हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। फिर बैलेंस शीट एज एट लिखते हैं। फिर यहाँ पे फिगर्स जिसमें हम ये अमाउंट्स लिख रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट मतलब वो बहुत करोड़ों में डीलिंग्स कर रही है, तो यहाँ पे इट कुड बी रुपीज इन क्रोज। ओके, सो दिस कुड बी दैट। अब यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं आप देख रहे हो? चार। तो पहला है पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट पीरियड। करंट पीरियड को हम बोलते हैं करंट ईयर एंड प्रीवियस पीरियड को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, अब यहाँ पे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये आपका बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज को, इसको बोलते हैं मेन हेडिंग। तो अगर मैं पूछूं कि बैलेंस शीट में कौन सा है मेन हेडिंग, तो आप ये देखोगे, ये जो रोमन न्यूमरल में नंबर लिखा हुआ है इसमें कितने लिखे हुए हैं? तो यहाँ पे बस वन लिखा हुआ है और फिर दूसरा ये है। तो मेन हेडिंग्स दो हैं, क्या है उनके नाम? इक्विटी एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। ठीक है, इन दोनों को बोलेंगे मेन हेडिंग्स। फिर पहला पॉइंट जो आ रहा है इसमें वो है शेयर होल्डर्स फंड्स। इसे हम बोलेंगे सब हेडिंग। ओके, ठीक है। अब इस सब हेडिंग में आप देख रहे हो तीन पॉइंट्स है। पहला है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन को फर्दर बोल सकते हैं कि अगर मैं शेयर होल्डर्स फंड्स को, इसको यहाँ पे मेन हेडिंग बोलूं, इसको अगर मैं मेन हेडिंग बोलूं, तो मेरे पास सब हेडिंग्स कितने हो गए? मेरे पास सब हेडिंग्स हो गए तीन, ए बी और सी, जो है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, क्योंकि ये भी तो सारे सब हेडिंग्स ही हैं। तो अगर हम शेयर होल्डर्स फंड्स को मेन हेडिंग अब माने तो उसके नीचे हमारे पास कितने सब हेडिंग्स हो गए? तीन। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वापस से अगर मैं इसको बोलूं सब हेडिंग, अगर मैं इसको बोलूं सब हेडिंग, तो इसका मेन हेडिंग क्या हो गया? वापस से अगर आप देखो तो इसका मेन हेडिंग हो गया, मतलब इससे ऊपर कौन सा था? इससे ऊपर था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर से इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा सब हेडिंग। और इस सब हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग्स आ गए, तो चार और सब हेडिंग्स आ गए। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ? या तो मैं इनको बोल दूं सब हेडिंग्स, ये चार पॉइंट्स को ए बी सी डी, जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और फिर इस पॉइंट को, ये जो ऊपर है नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको बोल दूं मेन हेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट लाइबिलिटीज जो हैं इसके नीचे भी चार है, इनको वापस से मैं क्या बोलूंगा? सब हेडिंग्स। और ये सब हेडिंग्स को याद रखने के लिए आप ऊपर वाले से रिलेट कर दो, नॉन करंट लाइबिलिटीज के जो सब हेडिंग्स है ना उससे रिलेट कर दो। तो पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ पे आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा थोड़ा अलग सा ही है तो इसको अलग से याद रखना पड़ेगा, ये है डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना, ये अलग है, ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर आपके आ गया अदर करंट लाइबिलिटीज, वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म का ऑपोजिट क्या हो गया? करंट। फिर लास्ट है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के साथ आपके पास आ गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसका ऑपोजिट। ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। फिर लास्ट में आपको इसको टोटल कर देना है,
और यहाँ पे आपको लिखना है करंट ईयर का फिगर, यहाँ पे आपको लिखना है प्रीवियस ईयर का फिगर। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो मेन हेडिंग होता है, जो एक्चुअली सबसे ऊपर होता है बैलेंस शीट में लिखा हुआ विद द रोमन न्यूमरल, मेन हेडिंग ये है हमारा एसेट साइड। इसके अंदर दो सब हेडिंग्स है, तो ये हो गया हमारा सब हेडिंग, ठीक है। और इसके अंदर कितने और सब हेडिंग्स है, आप देखो पहले वाले के अंदर फर्दर सब हेडिंग्स है। तो अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरे सब हेडिंग्स हैं, मेरे मेन हेडिंग्स क्या हो गए इसके लिए, ये हो गया मेरा मेन हेडिंग, ठीक है। तो जो भी है आप क्या देखोगे, जहां पे बहुत सारे पार्ट्स हैं उनको सब हेडिंग्स मान लो, और उनके बस बिल्कुल जो ऊपर है उसको मेन हेडिंग मान लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर डिफर्ड टैक्स्ड एसेट्स नेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। इनको अभी बस सुन लो, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। अभी के लिए जस्ट फॉर्मेट देख रहे हैं हम, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अब जैसे ही हमने एसेट्स लिखे थे ऊपर, एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसमें हमने एक सब हेडिंग लिखा है नॉन करंट एसेट्स, और दूसरा सब हेडिंग है इसका करंट एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स में पहला है, उसकी सब हेडिंग्स है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स, ठीक है। इसको आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऊपर वाले से रिलेट कर सकते हो, नॉन करंट एसेट्स से ये करंट एसेट्स को थोड़ा बहुत आप सिमिलैरिटीज देख लोगे, जैसे लास्ट पॉइंट है अदर करंट एसेट्स एंड इसके ऊपर वाले में लास्ट पॉइंट है अदर नॉन करंट एसेट्स, तो ऐसे आप थोड़े बहुत रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे भी एक फिगर लिखना पड़ेगा, इस तरफ करंट ईयर का टोटल, दिस साइड प्रीवियस ईयर का टोटल। सो ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट करता है, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट जो हमने देखी थी उसमें कुछ डिफरेंस है, वो देखते हैं पहले। तो वो है कंपनी की बैलेंस शीट, इस साल जो हम पढ़ रहे हैं, और लास्ट ईयर की हम बोलेंगे उसको फर्म्स बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये दो चीजों के बारे में हम डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कुछ बेसिस के ऊपर। तो बेसिस का भी एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पे। पहला बेसिस, इसमें बोलते हैं फॉर्मेट। सो कंपनी की बैलेंस शीट, इट फॉलोज द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्ट 1 शेड्यूल 3। It follows the format prescribed by Part 1, Schedule 3 of the Companies Act 2013. A firm's balance sheet, it has no fixed format. इसमें तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ये तो कैसे भी बनाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बेसिस के लिए पॉइंट है परमानेंस। अब परमानेंस के बेसिस पे ये बैलेंस शीट बनती है, कौन सी, कंपनी वाली। सो इट इज formed based on the assets and
liabilities permanence। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एसेट कितना परमानेंट है आपकी कंपनी में, उसके बेसिस पे उसको लिखा जाता है आपके बैलेंस शीट में। कोई लाइबिलिटी कितना परमानेंट है आपकी कंपनी में, उसको उस बेसिस पे लिखा जाता है आपके बैलेंस शीट में। और फर्म के बैलेंस शीट में इट इज नॉट हैविंग एनी ऑर्डर टू राइट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं फॉलो होता। इधर क्या होता है, बल्कि कंपनीज बैलेंस शीट में आप एक चीज फॉलो करते हो कि एसेट कितना परमानेंट होता है उसको पहले लिखते हो, उसको ऊपर में लिखते हो। जैसे आपने अभी जो बैलेंस शीट देखा था उसमें आपने पहले क्या देखा था, ऊपर का पार्ट जो था जिसमें रोमन न्यूमरल 1 लिखा हुआ था इक्विटी एंड लाइबिलिटीज सेक्शन में, आपने लिखे थे पहले कौन से लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर आपने कौन से लिखे थे, करंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज ज्यादा परमानेंट है, इसलिए उनको हम सबसे ऊपर लिखते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे परमानेंस कम होती है हम उनको लिखते हैं, तो हमारे वो कौन से लाइबिलिटीज होते हैं, करंट लाइबिलिटीज। उसी तरह एसेट्स भी, पहले आपने जो रोमन न्यूमेरल 2 देखा था उसमें एसेट्स के अंदर आपने पहला देखा था नॉन करंट एसेट्स, पहले आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और वो सब इंटेंजिबल एसेट्स लिखे थे। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एसेट्स आपके बिजनेस में बहुत टाइम तक रहते हैं, तो इसलिए ये परमानेंस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड होते हैं उस बैलेंस शीट में। पर जब हम फर्म की बैलेंस शीट देखते हैं तो वहां पे तो कुछ फॉर्मेट नहीं होता, वहां पे कुछ वे में ही नहीं लिखा होता, वहां पे जो भी याद आता है पहले उसको लिख देते हैं। जैसे हमें लगा कि डेटर्स, अच्छा हमारे डेटर्स 10,000 रुपए के हैं तो हम डेटर्स लिख दें। फिर हमें लगा कि अच्छा कैश भी तो था हमारे पास तो कैश लिख देते हैं। तो ये सब कोई भी ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो ये होता है एक डिफरेंस। नेक्स्ट, एक और डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट है, फॉर्म। तो कंपनी की बैलेंस शीट इट इज prepared in the vertical form, and firm की बैलेंस शीट it is prepared according, या in the horizontal form। तो अगर आप देखो कंपनी की बैलेंस शीट जो अभी हमने बनाई थी वो कैसी बन रही थी, इस वे में। पहले हम ऊपर क्या लिख रहे थे, लाइबिलिटीज या इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और नीचे आते आते एसेट्स लिख रहे थे, राइट। वेरस जब हम फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इस वे में चलते हैं, हॉरिजॉन्टली। पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज लिखते हैं और फिर राइट साइड आते आते एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट जिसकी वजह से हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, ये है प्रीवियस ईयर्स फिगर्स। सो कंपनी की बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर्स फिगर्स are written besides current year figures, एंड इससे बेनिफिट क्या होता है, विच हेल्प
इन कंपैरिजन। ओके, अब फर्म की बैलेंस शीट, इसमें क्या होता है? ओनली करंट ईयर्स फिगर्स आर रिटन। ठीक है, तो ये हो गए कुछ डिस्टिंक्शंस दोनों के बीच में। चलो, अब एक एक आइटम करके देखते हैं जो हमने बैलेंस शीट में अभी ऊपर पढ़ा। पहला है अपना, अगर मैं बैलेंस शीट वापस दिखाऊं, तो बैलेंस शीट में आप देखते हो पहला जो होता है आइटम वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर उसका सब हेडिंग हो गया शेयर होल्डर्स फंड। फिर आप देख रहे हो उसके अंदर फर्दर सब हेडिंग्स हैं, तो उनमें से पहला है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है और इसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है वो आप समझेंगे। तो उसके लिए एक चीज नोट करना कि शेयर कैपिटल, यहाँ पे एक नोट नंबर लिखा हुआ है, नोट नंबर का कॉलम। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी वर्किंग करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो शेयर कैपिटल का जो नोट नंबर वाला कॉलम है, उसके अंडर उसके अंदर आप नोट नंबर 1 लिखेंगे और फिर आप इसकी वर्किंग उस नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे। ठीक है, तो मैं उसका एक फॉर्मेट बताता हूँ, इसी के जैसे है। तो इसके नीचे बना रखा है। तो इसमें होता है जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे लिख रखा है बैलेंस शीट एंड एक्सट्रैक्ट एज एट वॉट एवर डेट। फिर ये सेम वे में बनाया हुआ है। तो पहला है आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका नोट नंबर, फिर आपका करंट ईयर, जैसे यहाँ पे लिख रखा है करंट ईयर, करंट पीरियड मतलब। फिर आपका लास्ट कॉलम है प्रीवियस पीरियड। तो ये है जो आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। और उसके नीचे अगर हम बस शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो पहला लिख दिया इन्होंने इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ऊपर हम नोट नंबर 1 लिखेंगे। अब नोट्स टू अकाउंट्स में दो साइड्स हो सकते हैं आपके, दो कॉलम्स हो सकते हैं। पहला हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, दूसरा है आपका अमाउंट। फिर इसमें आप चालू करोगे वही हेडिंग लिख के शेयर कैपिटल। पहला जो आता है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरा है इशूड कैपिटल, तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल। इन तीनों को हम थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डैश शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। ठीक है, सो यहाँ पे एक अमाउंट लिखते हैं हम, अमाउंट ऑफ शेयर्स, और इस तरफ हम एक अमाउंट लिखते हैं कि वो कितने के हैं। एक शेयर सपोज 10 रुपए का है और यहाँ पे लेट्स से 10,000 शेयर्स हैं। तो 10,000 शेयर्स 10 रुपए के कितने हो जाएंगे? 1 लाख। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में ये अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। फिर इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में लेट्स से 8,000 करते हैं। यहाँ पे 8,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, रुपीज 10 ईच। सो यहाँ पे हो जाएगा 80,000। फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वापस से कुछ शेयर्स लिखेंगे, वापस से कुछ अमाउंट लिखेंगे। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में वापस से कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स लिखेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ कितने का वो शेयर था एंड कितना उस पे कॉल किया गया है। ठीक है, ये थोड़ी देर में समझेंगे। इससे पहले कि हम वो क्वेश्चन करें, इसको कुछ डेफिनेशंस दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ ये क्वेश्चंस के नीचे, यहाँ पे पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ऊपर लिखा हुआ था अभी जो फॉर्मेट मैंने दिखाया है उसमें। तो इसका मतलब होता है दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट
of capital that a company can raise from shares during its lifetime. ठीक है, तो ये वो कैपिटल है जितनी मैक्सिमम कोई कंपनी लोगों से पैसा लेके अपने कंपनी में रेज कर सकती है, लेके आ सकती है लोगों से मांग के और उनको शेयर्स देके। अब इसका और भी कुछ नाम होता है। सो इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, इसके दो और नाम है। सो ऑथराइज कैपिटल यू कैन से इट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट था इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल, दिस इज a part of the authorized capital issued to the public। अब लोगों को हम पब्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये वैसे काफी डिटेल में हम सेकंड बुक में पढ़ेंगे। अभी सिंस ये चैप्टर में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ लो। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इशूड टू द पब्लिक। तो आप जितना पब्लिक को इशू करते हो कैपिटल या शेयर्स, सॉरी, आप जितने शेयर्स वर्थ, जितने अमाउंट के शेयर्स इशू करते हो पब्लिक को खरीदने के लिए, उस अमाउंट को बोलते हैं इशूड कैपिटल। ठीक है, फिर एक होता है तीसरा वाला, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो दिस इज the amount of issued capital subscribed by the public। अब इसका ऑल टुगेदर मतलब थोड़ा बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। पहले एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल इशूड टू द पब्लिक, इसका मतलब है कि इशूड कैपिटल will always be less than or equal to authorized capital। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल वापस से देखो यहाँ पे, इट इज द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को भी मैं कह सकता हूं इट इज लेस देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, कभी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो लोगों को बोलती है कि आप पैसे दो और हमसे शेयर्स लो। लोग क्यों खरीदते हैं इस कंपनी के शेयर्स? क्योंकि हो सकता है ये कंपनी के शेयर्स की वैल्यू लोगों को लगता है कि ये बढ़ेगी बाद में, तो अभी ले लें और वो बाद में बेचना चाहेंगे, तो इसलिए वो अभी ले लेते हैं। कुछ लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कोई कंपनी का बहुत अच्छा रेप्यूटेशन होता है, तो
लोग को लगता है कि हाँ, इसके शेयर्स रखने से बहुत सालों बाद अगर हम बेचेंगे तो इसकी रेपुटेशन और भी अच्छी हो जाएगी, तो हमें और पैसे मिलेंगे उसको बेचने से तब। तो ये होता है बेसिक लॉजिक जब लोग शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है। अब पहला टर्म जो यहाँ पे दिखा रखा है वो है ऑथराइज कैपिटल। तो कोई भी कंपनी को अपने लाइफ टाइम में जितना परमिसिबल होता है लोगों से पैसा लेना, उसे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। कैपिटल वैसे क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो ओनर्स अपने बिजनेस में डालते हैं। और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ओनर्स कौन है यहाँ पे? ओनर्स मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। ओनर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स। ठीक है। ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स। तो जो भी लोग आपके शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम ओनर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने किसी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदे? हो सकता है उसकी रेपुटेशन अच्छी है, हो सकता है लोगों को लगा कि इसके शेयर्स की प्राइसेस थोड़े टाइम बाद या थोड़े सालों बाद या बहुत सालों बाद बढ़ जाएगी, तो वो होल्ड करके रखते हैं उनको तब तक। फिर सेकंड टर्म है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है कि ये जो कंपनी है, ये हो सकता है कि कुछ टाइम, मतलब पहली बार जब कैपिटल मांग रही है लोगों से, तो वो पूरा कैपिटल नहीं मांगे मांगे वो पूरा कैपिटल जितना ऑथराइज कैपिटल है वो नहीं मांगे, वो थोड़ा थोड़ा पार्ट में मांगेगा। तो इन्होंने पहले बार में जब इन्होंने कैपिटल मांगा, इन्होंने इशू करे शेयर्स, पर जो अमाउंट ऑफ शेयर्स इशू करे वो पूरा नहीं था, वो बस एक पोर्शन था पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के। तो लेट्स से इन्होंने 10,000 शेयर्स सोचे थे टोटल इशू करने के लिए। ऑथराइज्ड इनके थे 10,000 शेयर्स जो 100 रुपए के थे, एंड इन्होंने इशू करे 5,000 आधे। तो 5,000 इन्होंने इशू करे, और यहाँ पे जो दे रखा है इक्वेशन वो कह रहा है इशूड कैपिटल इज लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। इस इसकी वजह से ये प्रूव भी हो गया, क्योंकि इन्होंने इशू कितने करे? 5,000 इंटू 100, एंड ऑथराइज कितना था? 10,000 इंटू 100। अब आते हैं तीसरे टर्म पे जो बोलता है सब्सक्राइब कैपिटल, और ये है द अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो पब्लिक ने जितने इन्होंने इशू करे उसमें से कितने खरीदे, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। तो अलग अलग अमाउंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे जैसे दे रखा है सब्सक्राइब कैपिटल में, जो लास्ट इक्वेशन है, सब्सक्राइब कैपिटल इज इक्वल टू इशूड कैपिटल। तो हो सकता है कि लोगों ने सारे जो इन्होंने शेयर सब्सक्राइब करे, जो इन्होंने शेयर्स इशू करे उन सभी को सब्सक्राइब करें। तो इसलिए लास्ट इक्वेशन में इक्वल टू साइन भी है जैसे सेकंड इक्वेशन में है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उससे समझते हैं कि ये टर्म्स क्या हैं, और उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसका प्रेजेंटेशन पर्पस जो हम वैसे तो सेकंड बुक में करेंगे, पर अभी समझने के लिए बिकॉज इट इज ओवर हियर इन दिस चैप्टर, तो हम उसको यहीं पे समझ लेंगे ताकि वहां पे हमें हेल्प हो जाए। तो हम एक पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, it says ABC Limited issued 5 lakh equity shares of 10 each and has called the full nominal face value of 10 rupees and has also received it. Show the share capital in the balance sheet and the notes to accounts. ठीक है। तो वापस से ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं, पढ़ते हैं। ये कहता है कि एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, जहां पे वर्ड लिमिटेड है उसका मतलब कंपनी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इशू करे कितने? 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो दो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इन्होंने क्या सोचा कि हम इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे जिसका हर एक का वैल्यू है 10 रुपए, एंड हैज कॉल्ड द फुल नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। तो इन्होंने जो इशू करे वो थे 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के। तो इससे ये कितना रेज कर रहे हैं, आपको पहले ही इसका आंसर आ जाएगा इसको गेस करके, कि 5 लाख तो इन्होंने इशू करे शेयर्स, और हर एक शेयर कितने का था? 10 रुपए। तो इनके पास टोटल कैपिटल जितना ये मांग रहे हैं लोगों से वो कितना हो जाएगा? 50 लाख। ठीक है। ये इसका टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल जो ये मांग रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है नॉमिनल या फेस वैल्यू, उसको
अभी बस समझ लो कि 10 रुपए का एक शेयर है और ये लोग 10 रुपए मांग रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में 10 रुपए का एक शेयर है और ये लोग कितना मांग रहे हैं उस पे? 10 रुपए। ये इससे ज्यादा नहीं मांग रहे। ठीक है, जितने का है शेयर उतना ही मांग रहे हैं। ये कोई उस पे एडिशनल 1 रुपी या 2 रुपीज ऐड करके नहीं मांग रहे, कुछ एक्स्ट्रा उस पे नहीं मांग रहे हर एक शेयर पे। वो भी कुछ होता है, वो हम देखेंगे सेकंड बुक में। अभी के लिए जितना यहाँ पे बताया है उतना ही देखते हैं। एंड हैज ऑल्सो रिसीव्ड इट, ये भी है कि इन्होंने इतना मांगा और इन्हें इतना मिल भी गया। फिर यहाँ पे कह रहा है शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड द नोट्स टू द अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें दो चीजें बनानी है, एक तो बैलेंस शीट और फिर नोट्स टू अकाउंट्स। तो बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं यहाँ पे, उसका एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम पूरा तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ये क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट डॉट डॉट डॉट, ये लिख सकते हैं हम। फिर उसके नीचे हमें पता है कि क्या बनाना है, कॉलम्स बनाने हैं। तो क्या क्या है कॉलम्स के नाम, वो देख लेते हैं। तो पहले कॉलम का नाम था पर्टिकुलर्स, दूसरे कॉलम का था नोट नंबर, तीसरे कॉलम का नाम था करंट ईयर, यहाँ पे मैं रुपीज लिख रहा हूँ। चौथे कॉलम का नाम था प्रीवियस ईयर, वापस से रुपीज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे अगर हम लाइन बनाए तो थोड़ा फॉर्मेटिंग देख के कि कैसे बना रहे हो, तो ये ऐसे लगेगा अगर हम इनमें कॉलम्स भी बना के देखें। ठीक है, अब जैसे वहां पे लिखा था बैलेंस शीट में, वैसे ही हमें यहाँ भी लिखना है। तो पहला क्या था, रोमन न्यूमरल। हमें वहां पे क्या लिखा हुआ था, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके नीचे पॉइंट नंबर 1, फिर हमारे पास था शेयर होल्डर्स फंड। फिर हमारे पास था पॉइंट नंबर ए, जिसमें लिखा था शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये लगभग इतनी बनेगी यहां से लेके यहां तक। लाइंस यहां तक बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नोट नंबर, जैसे बताया था मैंने, तो नोट नंबर 1 लिख दिया। अब हम जाएंगे इसके वर्किंग नोट्स में। तो इसी के नीचे अभी हमें बनाना है इसके वर्किंग नोट्स। तो उसमें क्या लिखेंगे हम, वापस से नोट्स टू अकाउंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया कि इसके ऑथराइज कैपिटल कितने हैं, इसका इशूड कैपिटल कितना है, राइट। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे पहले ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नीचे डाल देते हैं। राइट, तो मैं क्या बता रहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बताया ऑथराइज कैपिटल, इस क्वेश्चन में इशूड कैपिटल भी नहीं बताया। तो हम स्ट्रेट अवे पहला जो चीज लिखेंगे यहाँ पे वो होगा नंबर 1, क्योंकि ये नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नंबर है, पहला नोट है। यहाँ पे हम वापस से शेयर कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, उसके अंडर अब हम यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड। जैसे ऊपर हमने एक फॉर्मेट देखा था, राइट, हमने ये फॉर्मेट देखा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसके अंडर जो होता था सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो ये क्वेश्चन इसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि लोगों ने सब्सक्राइब किया और उसी को फुली पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो बना के दिखाएंगे। पहले तो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर उसी के नीचे लिख देंगे सब्सक्राइब्ड
एंड फुली पेड। अब हम इसके नीचे इसको डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे जो दे रखा है हमें। तो यहाँ पे लिख रखा है 5 lakh equity shares of 10 rupees each and had called the full nominal face value of 10 rupees and has also received it, है ना। तो हमने 5 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के मंगवाए और उसी पे पूरे 10 रुपए मिल गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एंड सिंस इस पे सारे पैसे मिल गए तो हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में इसमें यहाँ पे लिख देंगे 50 लाख। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मेट। इसको बंद कर देते हैं। अब जो भी अमाउंट आता है इसको नॉर्मली हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं और इसी अमाउंट को हम ऊपर वाले फॉर्मेट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो करंट ईयर वाले कॉलम में आएगा और अमाउंट कितना हो जाएगा जितना हमने अभी नीचे कैलकुलेट किया, यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख। ठीक है, सो ये इसको ऐसे दिखाना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलरली मैं ये बस कॉपी कर रहा हूँ ताकि ये नीचे पेस्ट कर दे। ये हमारा फॉर्मेट है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट एज एट। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। वापस से इशू करे हैं इन्होंने 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच के। It called the full nominal face value of 10 rupees and duly received the amount called, except the final call of 2 rupees on 5,000 equity shares. अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन्होंने 1 लाख तो इशू करे शेयर्स, तो टोटल कैपिटल कितना है जो ये मांग रही है कंपनी? कंपनी मांग रही है 1 लाख इंटू 10 विच इज 10 लाख। तो कंपनी 10 लाख मांग रही है और ये कह रही है कि it called this full value of 10 rupees and duly received except the final call of 2 rupees on 5,000 equity shares. अब यहाँ पे कुछ ये कह रहा है कि फाइनल कॉल हुआ है। अब आपको समझने के लिए ऐसे समझ लो कि फाइनल कॉल एक इंस्टॉलमेंट है। तो जब भी यहाँ पे मैं बताता हूँ, कभी भी कोई कंपनी जब कोई शेयर्स इशू करती है तो यहाँ पे जैसे 10 रुपीज है, तो इस 10 रुपीज को यहाँ पे फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, जो आप नॉमिनल नॉमिनल देख रहे हो अभी, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं हम, इस पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। अब ये जब कंपनी ले रही है तो कंपनी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे लेती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला इंस्टॉलमेंट था 3 रुपए, दूसरा इंस्टॉलमेंट था 5 रुपए, अब हमारे पास बचे 2 रुपए। तो इसको ये बोल रही है फाइनल कॉल। ठीक है, कंपनी कह रही है कि सबने दिए पैसे, 3 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, पर ये जो 2 रुपए देने थे ना, इसमें से एक बंदे ने नहीं दिए जिसके पास 5 जिसके पास 5,000 शेयर्स थे। ये 5,000 रुपए नहीं, ये 5,000 होने चाहिए। एक मिनट। एक बंदे के पास जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, उसने क्या क्या किया? उसने ये सब तो दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, पर उसने ये नहीं दिया। तो अब इस वे में इस बंदे ने कितने रुपए नहीं दिए? इसने 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिया। टोटल मनी नॉट रिसीव्ड कितना हो गया इस बंदे से? इस बंदे से हो गया 5,000 इंटू 2, जिसका मतलब है 10,000।
तो 10,000 रुपए इस बंदे से नहीं मिले। ठीक है, अब इसे दिखाते कहाँ हैं? इसे हम मेन बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसे हम नीचे दिखाएंगे जो नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाते हैं। तो वापस से चलो नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। पहली चीज लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या था? 1 नंबर जो मैंने यहाँ पे लिख दिया होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर कैपिटल। ये मुझे कैसे पता कि शेयर कैपिटल लिखना है? क्योंकि 1 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल। तो आप यहाँ पे भी शेयर कैपिटल लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर पहली चीज जो आप लिखोगे वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसके अंडर आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखना है हमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब आपको देखना है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में क्या लिख सकते हैं हम। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, कितने शेयर्स हैं जितने फुली पेड है? मैं ऊपर क्वेश्चन वापस अगर देखो तो ये कह रहा है कि 1 लाख इसने इशू करे, जिसमें से एक बंदे जिसके पास 5,000 शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, उसने पैसे नहीं दिए, तो बाकी ने तो पूरे दे दिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट। ठीक है, तो 95,000 इक्विटी शेयर्स पे आपको 10 रुपए तो मिल गए। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 95,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, ये तो है पूरे पेड अप। तो इस पे कितना मिल रहा है? 9,50,000। ये आप बाहर वाले कॉलम में लिख दोगे। फिर नेक्स्ट चीज जो आएगी वो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में वापस से आप पहले तो टोटल अमाउंट लिखोगे। टोटल अमाउंट क्या है? 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, कितना मिलना चाहिए? 10 रुपीज ईच। अब ये आप इनर कॉलम में लिखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 50,000। फिर आप एक चीज लेस करोगे, सो लेस कॉल्स इन अरियर्स। ये एक नया वर्ड है, यहाँ पे आप लिखोगे 5,000 इंटू 2, जिसका अमाउंट है 10,000 पर नेगेटिव है क्योंकि ये माइनस का फिगर है। तो यहाँ पे आपका आ गया फाइनल अमाउंट बाहर वाले कॉलम में 40,000। राइट, अब टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट 9,50,000 प्लस 40 कितना हो गया? 9,90,000। ये आने पे ये फॉर्मेट खत्म। ये अमाउंट आप लेके जाते हो जो ऊपर आपने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया, तो उसमें आप सीधे से यहाँ पे आके 9,90,000 लिख दोगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो ऐसे सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि एबीसी लिमिटेड issued 2 lakh equity shares of 10 rupees each, of which 8 rupees are called. Show the share capital in the balance sheet and the notes to the accounts. ठीक है, तो वापस से बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। चार कॉलम। चलो फिर पहला जो हम लिखते हैं रोमन न्यूमरल, यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसके अंदर पहला पॉइंट डालते हैं हम शेयर होल्डर्स
फंड एंड उसके अंदर एक शेयर कैपिटल। ठीक है, फिर नोट नंबर में हम 1 लिख रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे हम इसका ये वर्किंग नोट्स बना रहे हैं। तो वर्किंग नोट्स मतलब पहला जो होता है नोट्स टू अकाउंट्स का हेडिंग लिखेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट शेयर कैपिटल। ठीक है, अब शेयर कैपिटल में लेट्स रीड द क्वेश्चन, वापस से एक बार देखते हैं यहाँ पे दे क्या रखा है। हमें कह रहा है कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे, 10 रुपए के जो थे, पर उसमें से 8 रुपए हमने मांगा है लोगों से। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि हमें जब सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखना होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, क्योंकि ऐसे कोई शेयर्स ही नहीं है जिसपे हमने पूरे रुपए लिए हैं 10 रुपए। यहाँ पे जो भी सारे शेयर्स हैं, हम कंपनी है तो हम कंपनी के तौर पे कितना मांग रहे हैं लोगों से, हम कंपनी के तौर पे 8 रुपए मांग रहे हैं। ये अगर अभी थोड़ा क्लियर नहीं है तो कोई चिंता मत करो, अभी बस समझो कि इस चैप्टर के लिए क्या करना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे ये बस बोल रहा है कि 10 रुपए हम नहीं मांग रहे, हम कितना मांग रहे हैं, 8 रुपए। तो जब कंपनी ही 8 रुपए मांग रही है तो ये हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, तो जो हम हेडिंग लिखेंगे वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड होगा बस इसमें। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड कैपिटल, और उसके अंदर हम लिखेंगे कितने शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, कॉमा 8 रुपी कॉल्ड अप। तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 8 रुपीज, जो डायरेक्टली हो जाएगा यहाँ पे 16 लाख। ओके, इसे आप डबल अंडरलाइन कर सकते हो। और ये अमाउंट कहाँ पे आएगा, इसके अंदर, कौन से ईयर में, करंट ईयर में। तो 16 लाख का फिगर हो जाएगा करंट ईयर के कॉलम में। ठीक है, ये आपका जो आपने पहले सीखा था, ये वो फॉर्मेट है, इसको ऐसे दिखाना है अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो। नोट्स टू अकाउंट्स में भी हम कॉलम्स बना देते हैं। कॉलम तो वैसे बस एक ही कॉलम है और बाहर हम अमाउंट्स लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, ऑफ विच 8 रुपीज आर कॉल्ड। वापस से सेम सिचुएशन क्वेश्चन 3 के जैसे, पर उसके आगे क्या लिखा है, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स हैज नॉट पेड द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज। उसमें से एक बंदा है जिसके पास 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं और उसने उसके पहले कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, मतलब एक इंस्टॉलमेंट के 3 रुपए नहीं दिए। तो इसको कैसे दिखाना है, बैलेंस शीट में और नोट्स टू अकाउंट्स में। फिर से बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, फिर से यही चीजें लिखनी है जो पहले लिखी थी। फिर हम आ जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाने के लिए। अब फिर से क्योंकि ये सेम सिचुएशन है
जैसे पहले वाले क्वेश्चन का था। तो यहाँ पे हम वापस से यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड कैपिटल। ओके, हम इसमें जो पहली चीज लिखनी है वो क्या थी? कितने शेयर्स? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, इसमें से 8 रुपीज कॉल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इनर वाले कॉलम में अमाउंट। तो 8 × 2 हो गया 16 लाख। अब बिकॉज यहाँ पे ऊपर कुछ ऐसा भी लिखा था कि एक बंदे ने शेयर्स के पैसे नहीं दिए, एंड तो उसको हम बोलते हैं लेस कॉल्स इन अरियर्स। तो जब भी कोई पैसे मिलते नहीं है हम उसको ऐसे दिखाते हैं। तो कितने पैसे नहीं मिले हमें? हमें 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले। 5 × 3 15, 15,000 आ जाएंगे यहाँ पे। और ये फाइनल फिगर जो आएगा वो हम बाहर वाले कॉलम में लिख के डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1585 और डबल अंडरलाइन। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे मेन सोल्यूशन में। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1585। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है ये। चलो अब इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग का पढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सेकंड वाला जो हेडिंग है हमारे बैलेंस शीट का। ओके, अब रिजर्व्स मतलब कोई सा भी रिजर्व जो हम बनाते हैं किसी कंपनी के अंदर। ठीक है, सो जैसे लास्ट टाइम हमने देखे थे फ्री रिजर्व्स होते हैं और जनरल रिजर्व्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ दोनों की बात करेंगे। पहला उनमें से जो इसमें लिखा जाता है वो है कैपिटल रिजर्व। तो पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व्स। तो ये रिजर्व्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब भी हम कोई कैपिटल प्रॉफिट कमाते हैं, सो व्हेन एनी कैपिटल प्रॉफिट is earned by the company, then we can use it in making a capital reserve. ओके, सो जब भी हम कोई कैपिटल प्रॉफिट कमाते हैं उसको यूज करके हम एक रिजर्व बना सकते हैं जिसे बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं पहले तो वो समझते हैं। कैपिटल प्रॉफिट्स are profits earned sometimes due to the following। अब क्या है, किसकी वजह से? तो कैपिटल प्रॉफिट्स किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? वो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो मैं अभी लिख रहा हूँ। पहला रीजन है गेन ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट।
ठीक है। बी, गेन ऑन द सेल ऑफ अ रनिंग बिजनेस। ओके, पहला वाला क्या कह रहा है? गेन ऑन द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। कभी भी आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट हो, जैसे कोई मशीन हो, और उसे आपने बेचा, और उसको बेचा पर जो अमाउंट पे बेचा वो उसके कॉस्ट से भी ऊपर थी, तो जितने में खरीदी उससे भी ऊंचे प्राइस पे आपने बेची, तो ये आपके लिए प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते हो आप, इस प्रॉफिट को आप एक गेन मानते हो अपने बिजनेस के लिए। तो ये गेन जब होता है तो इस मनी को आप यूज करके एक रिजर्व बना सकते हैं, जिसे आप बोलते हो कैपिटल रिजर्व। दूसरा है गेन ऑन द सेल ऑफ अ रनिंग बिजनेस। मतलब आपकी कोई बिजनेस चल रही थी, उसकी अभी वर्थ जो है काफी ज्यादा है, तो उसे एस्टैब्लिश करने में जितने पैसे लगे उससे ज्यादा उसकी वर्थ आ जाए, तो ये जो आपका डिफरेंस आ गया, ये अमाउंट्स के बीच में, जितना आपने स्पेंड करा उस बिजनेस को सेटअप करने में। हो सकता है आपने कुछ एसेट्स खरीदे, उसमें 10 लाख स्पेंड करे। हो सकता है आपके कुछ लाइबिलिटीज भी हो इसमें, क्योंकि बिजनेस में क्या है, दोनों होंगे, एसेट्स भी होगा, लाइबिलिटीज भी होंगी। तो मान लेते हैं थोड़े बहुत क्रेडिटर्स थे जो लेट्स से 3 लाख के थे, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 10 लाख के एसेट्स और 3 लाख के लाइबिलिटीज, तो नेट इफेक्ट आ गया आपका 7 लैक्स। तो ये आज के डेट में इसकी वैल्यू है 7 लाख। और जब आप बेच रहे हो, आप बेच पा रहे हो 10 लाख में, कोई खरीदने के लिए तैयार है, तो इसमें आपको फायदा हो रहा है। तो ये फायदे को आप किस में यूज कर सकते हो? ये फायदे को आप एक रिजर्व बनाने के यूज में कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप मान के चल सकते हो। एक और लिख लेते हैं। गेन ऑन द reissue of forfeited shares। ठीक है, मतलब आपके कुछ शेयर्स थे और आपने उनको फोफीट कर दिए, पर जब फोफीट करे उसके बाद जब आपने री इशू करे उनको, फोफीट करना मतलब आपने वापस ले लिए, आपने किसी को दिए थे वो शेयर होल्डर को, हो सकता है उसने सारे इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करे जिस वे में हम मांग रहे थे, तो आपने उसके शेयर्स वापस ले लिए। अब जब आप उसको वापस इशू कर रहे हो, जिसको री इशू बोलते हैं, तो उस टाइम आपने उसको उससे ज्यादा में री इशू कर दिए। ठीक है, तो इस केस में आपके पास जो अमाउंट आता है, एक्स्ट्रा अमाउंट आता है, उसको आप किसी रिजर्व के बनाने में यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं एक कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ये और चीज है जो कभी कभी क्या होता है कि आपको अपने शेयर्स जो होते हैं वो वापस बाय बैक करने पड़ते हैं। तो जैसे आपने शेयर्स, लेट्स से आपके पास 1000 शेयर्स थे जो आपने इशू करे। किसको इशू करे? इशूड टू द पब्लिक, लोग खरीदते हैं ना, तो इशूड टू द पब्लिक। अब इनमें से आपको ये वापस खरीदने हैं अपने लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बाय बैक, बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो ये शेयर्स जब आप खरीदते हो वापस, तो लोगों को क्या दोगे? उनके पैसे वापस। तो ये बायबैक ऑफ शेयर्स के टाइम एक अमाउंट चाहिए होता है, जिसको हम पे ऑफ करते हैं एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के थ्रू। तो बायबैक ऑफ शेयर्स किस काम आता है, अगर आप शॉर्ट में समझो तो ये काम आता है जब आपको शेयर्स अपने खुद के जो आपने इशू कर रखे हैं वापस खरीदने के लिए लोगों से। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसे भी बोल सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम।
रिजर्व। ठीक है, सो लास्ट में ये जो वर्ड है ये छुपा हुआ है। पहले इसको यही बोलते थे, अब इसका नाम शॉर्ट हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या है? देखो, जब आप कुछ कंपनी के शेयर्स इशू करते हो, जैसे हमने लास्ट कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे 1 से लेके 4 तक, तो उनमें हम क्या कर रहे थे? शेयर्स इशू कर रहे थे जिसकी फेस वैल्यू थी, ये फेस वैल्यू होती है। ओके, फेस वैल्यू उसमें हम 10 रुपए मान रहे थे। तो 10 रुपए आप कैसे ले सकते हो लोगों से? आप ऐसे इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हो। यहाँ पे लेट्स से आप 3 इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हो। पहला इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए का, दूसरा 3 रुपए का, वापस से 3 रुपए का। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं शेयर्स इशूड एट पा। पा मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का एक और नाम नॉमिनल वैल्यू। ओके, तो ये हमने शेयर्स इशू करे पा पे। अब ऐसा एक और सिचुएशन होता है जब आप इनको प्रीमियम पे इशू करते हो, जिसमें क्या होता है कि लेट्स से एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है। सेम कहानी जो ऊपर लिखी है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ। 4, ये हो गया 3, ये भी हो गया 3। पर यहाँ पे आप प्रीमियम ले रहे हो, लेट्स से 2 रुपए ले रहे हो एक्स्ट्रा। तो हर एक शेयर का फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। हर एक शेयर पे प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। और ये 2 रुपए हो सकता है कि आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे साथ में ले रहे हो, तो यहाँ पे 2 रुपए। तो 3 रुपए तो ले ही रहे थे, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे हो गए 3 रुपए प्लस 2 रुपए। अब कंपनी के एक लॉ के मुताबिक आप ये जब इसकी अकाउंटिंग करते हो, जब इसकी जर्नल एंट्रीज लिखते हो, तब ये जो 2 रुपए हैं, ये आपको अलग से एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के का लाइन लिख के लेना पड़ेगा। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक चीज या एक अकाउंट बनता है। तो अगर ये अकाउंट बन रहा है, ये आपका मतलब क्या बन रहा है? कौन सा बन रहा है? एक रिजर्व अकाउंट बन रहा है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है ना? हर एक रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका भी एक क्रेडिट बैलेंस होगा। और ये बाकी का जो अमाउंट होता है जो आप ले रहे हो, जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है, जिसे हम फेस वैल्यू बोल रहे हैं, जो भी चीजें बॉक्स के अंदर है आपको ध्यान रखना है, ये फेस वैल्यू है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपके पास यहाँ पे 2 रुपए इंटू लेट्स से 1000 शेयर्स आप इशू कर रहे थे, तो 2 रुपए इंटू 1000 आ गए। और जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है, उसके अंदर आपके पास आ जाएंगे 3 रुपए इंटू 1000 शेयर्स। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एबीसी लिमिटेड इशूज 1000 शेयर्स। ठीक है, तो 2 अकाउंट्स बनेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। एंड जहां पे ये रिजर्व की बात हो रही है, वहां पे कौन सा रिजर्व बन रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसके अंदर कुछ वैल्यू हम डाल रहे हैं। तो ये वापस से कैसा एक रिजर्व है? ये वापस से एक ऐसा रिजर्व है जो हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं इसको? रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले हेडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट ना, फोर्थ पॉइंट, राइट। फोर्थ पॉइंट हो सकता है हमारा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना मतलब डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस देना। तो लेट्स से हम आज के डेट पे लोगों से 10 लाख रुपए लेते हैं। ओके, तो हमने 10 लाख रुपए लिए लोगों से और उनको क्या दिए? पब्लिक जो है उनको क्या दिए?
जिन्होंने हमें 10 लाख दिए, उन्हें हमने डिबेंचर्स दिए। ठीक है, सो डिबेंचर्स आपने लोगों को दिए और आपने कितने लिए उनसे? 10 लाख रुपए। और ऐसा बोला कि ये हमें आप दो 5 साल के लिए, 5 years के लिए टाइम पीरियड डाल दिया। और आपने कहा कि जब आप हमें 10 लाख रुपए आज दोगे, हम आपको 5 साल बाद इससे काफी ज्यादा देंगे। हम आपको इसके बदले में 5 साल बाद ये आपके बना देंगे 15 लाख। ठीक है, तो लोगों का मेंटालिटी क्या होता है कि आज अगर हम 10 लाख दें और 5 सालों बाद हमें 15 लाख मिले तो दे देते हैं भाई, क्योंकि ये कहीं और ऐसा एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो इन्होंने दे दिया आपको, और 5 साल बाद आप इनको 15 लाख रुपए दोगे। पर ये 5 साल बाद के लिए आप प्रिपेयर भी करना चाहोगे? आज का डेट मान लेते हैं कि आज जैसे सपोज 1 अप्रैल है 2026, तो आपको 5 साल बाद, जिसका डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2031, उस दिन तक 15 लाख रुपए तो रिटर्न करने ही है। तो इसके लिए आप क्या करना चाहते हो? आज से ही थोड़े पैसे एक रिजर्व में डालना चाहोगे, ताकि जब इसको रिडीम कर रहे हो, जब इसके पैसे वापस कर रहे हो, तब उस टाइम तक आपके इस रिजर्व के अंदर 15 लाख तो हो ही जाए। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, इसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो ये ऐसा कोई रिजर्व होता है जो बनता है जब this is formed by the upward revision of assets। ठीक है, so कभी कभी हमारे रिजर्व्स फॉर्म होते हैं जब हमारे कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। अपवर्ड रिविजन ऑफ एसेट्स फ्रॉम द फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। तो ये हम देखेंगे ये कैसे होता है। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि कभी कभी आपके एसेट्स का अपवर्ड रिविजन होता है, उनका प्राइस चेंज हो जाता है उनके बुक वैल्यू से। तो तब हम उस अमाउंट को यूज करके क्या बनाते हैं? एक रीवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, नेक्स्ट है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। So this is formed when the employees are given shares at a price lower than the market value under ESOP। So इसका फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप एम्प्लॉइज को, अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन दे रहे हो
कि वो शेयर्स खरीदें आपकी कंपनी का, पर उनको एक बेनिफिट दे रहे हो, उनको बोल रहे हो कि आप जितना मार्केट में प्राइस है ना उससे कम में खरीदो। तो इस केस में जो डिफरेंस अमाउंट हो गया, लेट्स से हम खरीद रहे हैं शेयर्स 50 रुपए के, एम्प्लॉयज खरीद रहे हैं 50 रुपए के, और मार्केट में है 100 रुपए का शेयर, एक शेयर। ओके, तो इसमें बेनिफिट क्या हो रहा है आपको? आप शेयर्स तो कम में बेच रहे हो, पर जो ये डिफरेंस आ गया, जो ये 50 रुपए का डिफरेंस आ गया, ये 50 रुपए के डिफरेंस को आप एक नए अकाउंट में डालोगे जिसका नाम हो जाएगा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सो जितने भी शेयर्स खरीदे आपने या जिसने भी, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो अमाउंट आ जाएगा जिसको आप इसके अंदर डालोगे, और वो एक रिजर्व कहलाएगा वापस से। ठीक है, बस इसका नाम अलग होता है, इसका नाम है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये अलग ही ऐसा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो सेवेंथ में हम सरप्लस लिखते हैं। सो सरप्लस में हम क्या लिखते हैं? सरप्लस, दिस इज द अमाउंट obtained from the statement of P&L after all appropriations and transfer to reserves। ठीक है, सो नाम ही है सरप्लस, तो इसको क्या मान के चलते हैं हम? सरप्लस मतलब जैसे आपकी इनकम या आपका प्रॉफिट, तो ये आपको कहाँ से मिलता है? जैसे हमने सीखा है, प्रॉफिट हमें पीएनएल से मिलता है, और इस साल हम उसको क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो वहां पे जो प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम उसके बाद सारे अप्रोप्रिएशंस देने के बाद भी, या ट्रांसफर करने के बाद रिजर्व्स के अंदर, फिर जो बैलेंस बचता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस। अगर ये अमाउंट नेगेटिव आए तो भी हम उसे सरप्लस कहते हैं, बट विद अ नेगेटिव साइन। उसको या तो बोल सकते हो डेफिसिट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो ये कहता है कि XYZ Limited has an opening balance of 5 lakh in reserves and surplus as balance of the statement of P&L। ठीक है, तो ये कंपनी है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जो बोल सकते हैं हम बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L। It earned a profit of 8 lakh for the year ended 31st March। How would you show these items in the balance sheet and the notes to accounts? फिर से हम वैसे ही बना रहे हैं, दो चीजें बनाएंगे, एक तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, इसमें बनेंगे 4 कॉलम। तो पहले आ जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर। एक्सट्रैक्ट इसलिए क्योंकि थोड़ा पोर्शन है बैलेंस शीट का, ये पूरा बैलेंस शीट तो बना ही नहीं सकते क्योंकि इतना इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। फिर आएगा करंट ईयर रुपीज, फिर आ जाएगा प्रीवियस ईयर रुपीज। ठीक है, ओके। सो पहला जो हम लिखेंगे यहाँ पे वो होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जैसे पहले लिखा था। फिर उसके अंदर पॉइंट 1 आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। फिर उसके अंदर आ जाएगा पहला पॉइंट जो यहाँ पे है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें डाल देंगे हम नोट नंबर 1 यहाँ पे।
ठीक है, ऐसे दिखेगा ये कुछ। अब हम आ जाते हैं हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स, अब पहला चीज जो हमें लिखनी है वो इसमें होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर हमें क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। इट हैज एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब साल के शुरू में आपके पास ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, जिसे आप प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बांध सकते हो और आप यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख सकते हो। फिर कह रहा है टर्न अ प्रॉफिट ऑफ 8 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। साल के बीच में पूरा काम करके इसने एक प्रॉफिट कमाया। तो ये जो हेडिंग लिखी है आपने नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके नीचे ओपनिंग बैलेंस बतानी है हमें। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ब्रैकेट में ओपनिंग बैलेंस, और इनर वाले कॉलम में 5 लाख। फिर कह रहा है कि हमने एक प्रॉफिट कमाया साल के अंदर 8 लाख का। तो प्रॉफिट कमाया तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 8 लाख। फिर इसका टोटल हम बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे 8 + 5 = 13। ठीक है, और ये अमाउंट हम लेके जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 लाख। ठीक है, इस पे एंड ये डबल अंडरलाइन। नॉर्मली जो भी आंसर आता है नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमें ट्रांसफर करना होता है उसे हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला कह रहा है कि XYZ हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2024। अब कुछ सारे बैलेंसेस दे रखे हैं आपको साल के शुरू में। तो वापस से इसमें करना क्या है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इट incurred a loss of 4,50,000। हाउ वुड यू शो these इन द बैलेंस शीट एंड द नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगर हम वापस से उसी वे में ड्रॉ करें, पहले हम लिखेंगे बैलेंस शीट, नोट नंबर 1 डालेंगे। अब आप पूरा ऊपर देखो वापस जो डिटेल्स दे रखी है हमने साल के बिगनिंग में। आपके पास जनरल रिजर्व है 2 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 लाख एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L -7 lakhs। तो इसका नेट इफेक्ट जो आएगा वो आना चाहिए -4 -4 lakhs आपका होना चाहिए पिछले साल का बैलेंस। किसका? ये रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये सारे आइटम्स जो आप देख रहे हो जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये किसके अंदर आते हैं, कौन से हेडिंग में? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए -4 लाख। तो यहाँ पे हम नेगेटिव में 4 लाख लिख देते हैं। फिर हम जाएंगे इसके नेक्स्ट, उससे पहले इसके लाइंस बना देते हैं। तो ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में पहली चीज जो हम लिखेंगे वो हो जाएगी रिजर्व्स एंड सरप्लस।
रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम पहले तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे जो हमें दे रखा है। तो हम उसी वे में लिखेंगे जैसे हमें लिखना चाहिए, जैसे हमने वो फॉर्मेट में सीखा है। पहले क्या लिखते हैं हम? इन सब आइटम्स में से सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। उधर देख के आप देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर्मेट देख के आप जान लो। अभी जो पॉइंट्स लिखवाए थे रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर, उसमें से सबसे पहला जो हमारे यहाँ पे दे रखा है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम। सो हम इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में? 1 लाख। ये आउटर कॉलम में इसलिए आएगा बिकॉज इनर कॉलम में हम कब लिख रहे थे, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा था, इनर कॉलम में हम तभी लिख रहे थे जब इसका कोई साल के बीच में कुछ अमाउंट आया है लिखने के लिए। जैसे हम देखेंगे अभी लास्ट वाले में लिखेंगे हम। दूसरा है हमारा जनरल रिजर्व 2 lakhs। सो जस्ट बिफोर जो हमारा सरप्लस वाला अमाउंट होता है ना, वहां पे आता है ये जनरल रिजर्व। एनी अदर रिजर्व मतलब हम अगर कोई उनमें से नहीं थे जो हमने लिखे थे और कोई बाकी वाले रिजर्व्स बाकी हैं लिखने के लिए, तो उन्हें हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। जनरल रिजर्व इसका अमाउंट दे रखा है 2 lakhs, तो इसे भी हम आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला, ये हमारा है सरप्लस, सरप्लस वाला फिगर। तो सरप्लस में क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस इसका है -7 लाख। तो हम -7 लाख में ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं इसको यहाँ पे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ओपनिंग बैलेंस। अब ये आएगा इनर कॉलम में, ये है -7। ठीक है। फिर हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ड्यूरिंग द ईयर इट इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4,50,000। तो साल के बीच में एक लॉस हुआ 4,50,000 का, तो उसे हम लिखेंगे यहाँ पे लॉस ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000। तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा? 7 एंड 4, -7 एंड -450। तो ये हो गया 7 एंड 4 1150 हो गया यहाँ पे। और इन सब का नेट अमाउंट क्या हो गया? ये नेगेटिव 1150 में से 3 लाख गए तो 850। सो यहाँ पे आ जाएगा 850। और ये 850 हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, जो इसका फाइनल आंसर होगा। क्या ये 850 प्लस था या माइनस था? माइनस था। माइनस में ये अमाउंट लिख के दिखाएंगे हम यहाँ पे भी। ओके, और इसका भी हम ड्रॉ कर देते हैं इसके कॉलम्स। ठीक है। सो ये हो गया हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, और ये हो गया जैसे हमने इसको फाइनली आंसर दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा पॉइंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। So this is a financial instrument against which money has been received.
It is not a share certificate yet, but in due course of time, it will become a share certificate. ओके, तो ये क्या होता है? तो देखो, कभी कभी जो शेयर्स होते हैं ना, वो जब आप इशू करते हो, तो एक नॉर्मली शेयर्स आप शेयर सर्टिफिकेट देते हो और इशू करते हो। पर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी शेयर वारंट इशू करती है। अब ये वारंट क्या होगा? ये वारंट इट्स लाइक एक पहले वाला स्टेज, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने से पहले वाला स्टेज। तो कोई कोई लोगों के पास ये कंपनी जब शेयर वारंट के थ्रू शेयर इशू कर रही है, तो इनके पास शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं है। पर ये शेयर वारंट आपकी गारंटी है कि कुछ टाइम बाद शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब आपके पास कोई पैसे आते हैं और आपने उसके अगेंस्ट शेयर सर्टिफिकेट नहीं इशू किए, आपने उसके अगेंस्ट शेयर वारंट इशू करे, तो आप ये इस हेडिंग के नीचे लिखोगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो we'll stop here and we'll continue later on the next. Till then, I expect you to keep studying and अच्छी तरह करना. All the best.